फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो यूपीएसआई की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 17 था आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई आज का जो क्वेश्चन का लेवल है काफी अच्छा है, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो भाई इन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। क्लियर? तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट है विपुल शर्मा स्टडी आईक्यू, वहां पर आपको जितने भी हमारे ये सीरीज है इसके जो लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल करा दी जाती है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहने की कोशिश करता है, जरा समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिए साथ में। ठीक है, तो चलिए भी पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, इन ए स्कूल, भाई एक स्कूल में द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इन सेक्शन A1, A2, B1 ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज 72, 96 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसने कहा क्या है कि भाई उसने ये कहा कि 3 सेक्शन है A1, A2 और B1, ये 3 सेक्शन है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 72, 96 एंड 144। अब वो प्रिंसिपल क्या चाहता है भाई, इनको नंबर ऑफ रूम्स में, कुछ रूम्स में बिठाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हर एक रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल हो, कम से कम रूम की हमें जरूरत पड़े तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है और हर एक रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर होने चाहिए। तो ऐसे केस में यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको पता है भाई A1 जो है, A1 सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 72। इसी तरह A2 सेक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने? 96 और B1 में कितने हैं हमारे पास? 144। यही है ना। अब यहां से सोचिए, वो चाहता ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक क्लास में, हर एक रूम में बराबर हो और कम से कम रूम लगे। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पर इनका HCF निकालेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक क्लास में बराबर हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे HCF निकालने में भी कुछ बच्चों को टाइम लग जाता है, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे हम LCM फाइंड किया करते थे वैसे ही हम HCF भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं जरा उसको समझते हैं। देखिए 72, 96 एंड 144, यही है ना। यहां से एक ऐसा नंबर बताइए जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, बड़े से बड़ा नंबर, ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। आप कहेंगे सर 24, 24 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 3 बार, 24 या 72, 24 95 और 24 से 6 बार। क्लियर है? अब क्या इनके बाद कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है कि जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे सर कोई भी नहीं है, 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3, 4 और 6 को डिवाइड कर सके। क्लियर है? मतलब कि जितने नंबर हैं सभी को डिवाइड है, ऐसा नहीं कि 2 को कर रहा है, सभी को डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मीनिंग इनका HCF कितना आया? अभी 24 आ गया। HCF कितना आया? 24। इसका मीनिंग हर किसी रूम में हमें 24 स्टूडेंट हमें बिठाने हैं। अब यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमें पता चल गया 24 है, लेकिन उसने हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछा। तो आपसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मिनिमम रूम्स विल बी रिक्वायर्ड, कम से कम कितने रूम्स की जरूरत होगी। अब इनको बैठाना है। अब एक बात बताओ, यदि मुझे पता है भाई पहले सेक्शन में 72 स्टूडेंट है और हम एक रूम में 24 स्टूडेंट को बैठा रहे हैं, तो 24 या 72, तो पहले वाले सेक्शन को बैठाने के लिए मुझे 3 रूम की जरूरत होगी। अब रही बात दूसरे सेक्शन में 96 स्टूडेंट है और 96 स्टूडेंट है और एक रूम में हम 24 स्टूडेंट को बैठा रहे हैं, तो दूसरे सेक्शन को बैठाने के लिए 2495, 4 रूम की हमें जरूरत होगी। तीसरे सेक्शन में 144 स्टूडेंट है और एक रूम में हम 24 स्टूडेंट को बैठा रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ रूम कितने की रिक्वायरमेंट है? 6 की। क्लियर है? तो टोटल रूम कितने चाहिए? 13 रूम्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो राइट आंसर इज 13 इज द करेक्ट आंसर। 13 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा 2 ट्रेन रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन
उसने कहा कि दो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं। क्रॉसेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 54 सेकंड एंड 1.5 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, 1.5 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो इसने ये लिखा है इफ दे क्रॉसेस ईच अदर इन 74 सेकंड, दोनों एक दूसरे को 74 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का रेशियो क्या है। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डाल दीजिए इसको, काफी बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो कहना क्या चाहता है, अभी दो ट्रेन है, क्लियर है, दोनों ट्रेन, एक आदमी जो कि खड़ा है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसको क्रॉस करने में पहली वाली ट्रेन लेती है भाई 54 सेकंड और दूसरी लेती है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट आप ये भी कह सकते हैं, 1.5 मिनट का मीनिंग ये भी है, कह सकते हैं 90 सेकंड। 90 सेकंड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 0.5 में 30 सेकंड, तो 90 सेकंड में वो दूसरी क्रॉस करती है, क्लियर। और दोनों यदि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाती हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है भाई 54 सेकंड लेती हैं। तो आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अब एक काम करते हैं भाई, मैंने ये मान लेता हूं कि जो पहली वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है भाई, S1 है, दूसरी वाली ट्रेन जो है उसकी स्पीड है S2। अब पहली वाली ट्रेन जो है, पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड हमने S1 मान ली और वो एक आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है 54 सेकंड, तो 54 सेकंड में क्रॉस करती है। इसका मीनिंग स्पीड इनटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस, इट मींस उसकी लेंथ आ गई, पहली वाली ट्रेन की लेंथ आ गई क्या, S1 इनटू कितना 54। इसी तरह दूसरी वाली ट्रेन जो है उस आदमी को क्रॉस करने में 90 सेकंड लेती है, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना 90, तो दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ आ गई। अब लेंथ क्यों आई, क्योंकि जब एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलती है, जितना कि उसकी लेंथ होती है, क्लियर है। अब देखो आपको लेंथ पता चल चुकी है, आपको क्या पता चल चुका है भाई, लेंथ आपको यहां से पता चल चुकी है। अब यहां पर आप देखिए, जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो कितने टाइम में भाई 74 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, 74 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। तो एक बात बताइए भाई, पहली चीज ये बताइए कि उसे कितने, जब दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर से जा रही है दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो कितने डिस्टेंस चलेंगी, जितना कि दोनों ट्रेन की लेंथ है। और दोनों ट्रेन की टोटल लेंथ कितनी होगी, एक होगी भाई 54 S1, क्लियर है, प्लस 90 S2, यही तो दोनों की टोटल लेंथ होगी। अब ये जो लेंथ है वो किसका काम करेगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। तो पहली वाली की ट्रेन की स्पीड हमने मानी थी S1, दूसरी की मानी थी S2, और ये तो स्पीड इनटू टाइम, दोनों जब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 74 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो यहां से हम फाइंड क्या कर सकते हैं, S1 by S2 हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। 54 S1 प्लस 90 S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 74 S1 प्लस 74 S2, क्लियर है। तो यहां से इस 54 S1 को इधर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 S1 इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 16 S2। S1 by S2 कितना आ जाता है, S1 by S2 आ जाता है हमारा कितना, 16 अपॉन में कितना 20, दैट इज 4/5। तो हमारी जो दोनों ट्रेन है उनकी स्पीड का क्या रेशियो है अभी, 4:5 का रेशियो है। तो राइट आंसर इज 4:5। तो क्लियर है भाई ये चीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इस तरह से कर लेना है, लेंथ मानने की जरूरत नहीं है भाई, स्पीड इनटू टाइम जो हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, वो उसकी लेंथ का काम करेगी। क्योंकि जब एक ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलती है, जिस तरह की उसकी लेंथ होती है, और डिस्टेंस कर लो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने S1 मानी, कितने टाइम में, पहली वाली 54 सेकंड में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, if the cost price of 10 pipes is equal to the selling price of 5 pipe। उसने कहा 10 पाइप का कॉस्ट प्राइस
5 पाइप के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज आपको बतानी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, 10 पाइप का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 5 पाइप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 5 पाइप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो क्या यहां से सीपी अपॉन में एसपी फाइंड किया जा सकता है? सीपी अपॉन में एसपी वो कितना होगा? 5 बाई कितना? 10। 5 बाई 10 क्लियर है। तो 1/2 1/2 ये क्या बता रहा है कि 1/2 हमें ये बता रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 2 रुपया है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट जो हुआ हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट की परसेंटेज। और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपीज का। सीपी कितना है हमारा? 1 इंटू 100। तो दैट इज आंसर इज 100% का हमारा प्रॉफिट होगा। तो करेक्ट आंसर इज 100% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए भाई, हमें क्या करना है? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। भाई इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। देखो हमेशा याद रखो, जैसे यहां पर पहला लिखा है 54 पॉइंट के बाद, देखिए पॉइंट के बाद 0 है या कोई वैल्यू है? 0 तो नहीं है। अब जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है? तो यहां पर जो वैल्यू है वो 8 लिखा है, तो इसका मीनिंग 5 से बड़ी है। तो हम जो यहां पर वैल्यू लेंगे तो 44 ना लेकर 45 ले लेते हैं। तो यहां पर क्या लेंगे भाई? इसकी जगह 45। क्लियर है? इसकी जगह 45। अब यहां इंटू 45, अब इंटू, अब यहां पर देखो 101 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट के बाद 1 है, तो हम यहां ले सकते हैं 101 भी ले सकते हैं, 101। अब लेकिन एक बात और देखिए, यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें गैप काफी ज्यादा है। इनमें सभी ऑप्शन में डिफरेंस ज्यादा है। तो यदि आप 100 भी ले लेंगे ना तो तब भी बात बन जाएगी, 100 भी ले लेंगे तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि इनका जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो कई बार ऑप्शन भी इसमें हमें हेल्प करते हैं। तो यदि आप यहाँ पर 100 भी ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 45 इंटू 45 यदि हम करेंगे तो कितना आएगा? 2025 इंटू 100, तो ये आ गया। अब ये वैल्यू नियर बाई किसके दिखाई दे रही है? ये वैल्यू एक ही वैल्यू है जिसके पास दिखाई दे रही है 204300। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये वैल्यू 202500 किसके नियर बाई है? 204300 के नियर बाई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए, इसने हमसे ये कहा कि आपको दिया गया है यहां पर AB और CD क्या है? पैरेलल है। AB जो लाइन है, AB लाइन, और CD जो लाइन है वो दोनों क्या है? पैरेलल है। और साथ में हमें ये x y और x इस तरह से दिया है, और हमें फाइंड करना है QPR, एंगल QPR हमें फाइंड करना है। इट मींस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए पहले एक बात समझिए आप, यदि दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इन दोनों को काट रही है, त्रियक रेखा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होता है? वो होता है 180। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। ये बात समझ में आती है। तो वैसे ही सेम इसी पैटर्न से यदि आप ध्यान से देखें तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मीनिंग ये वाला पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम आएगा वो कितना होगा? वो 180 होगा। और ये वाला एंगल कितना है? x प्लस y। इसी तरह ये वाला एंगल कितना है? y प्लस x इक्वल टू कितना बेटा? 180। अब यहां से तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया भाई? यहां से 180। तो x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाता है? 90। और जब हमें ये पता चला ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, और 180 में से x और y, ये x है और ये y है, तो इन दोनों का जब सम 90 आ चुका है तो इसका मीनिंग ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल QPR इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर होगा 90 डिग्री। तो भाई अच्छे क्वेश्चंस है, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में पूरे चांसेस है। तो भाई इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए इसने क्या कहा, इफ
गिवन ईयर इज लीप ईयर। उसने कहा जो दिया हुआ ईयर है, कोई ईयर है, वो क्या है, लीप ईयर है। बात समझ में आती है। और जब लीप ईयर है तो फरवरी 28 की ना होकर 29 की होगी। फाइंड द नंबर ऑफ ओड डेज। नंबर ऑफ ओड डेज, ओड डेज समझते हैं? ओड डेज वो होते हैं जब 7 से डिवाइड करने के बाद, 7 से डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं उनको हम कहते हैं ओड डेज। एग्जांपल देखो, जैसे एक बात बताइए, जनवरी में कितने दिन होते हैं? आप कहते हैं 31 दिन। 31 को 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, बचा कितना भाई? आप कहेंगे सर 3। तो इसका मीनिंग जनवरी में ऑड डेज कितने हैं? 3। तो कोई भी डेज दिए हैं, नंबर ऑफ डेज हमें दिए हैं, उसको 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज हमारे पास बच जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं भाई ऑड डेज कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ऑड डेज। तो आपसे पूछा है कि फर्स्ट 5 मंथ में ऑड डेज कितने होंगे। तो भाई मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं। हमारे पास फर्स्ट 5 मंथ कौन से होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये तो होंगे ना। जनवरी 31 की होती है, सभी को पता है। अब उसने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जो लीप ईयर, वो ईयर है वो लीप ईयर है, तो इसका मीनिंग फरवरी 29 की होगी, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा और मई 31 का होगा। क्लियर है? अब यहां से यदि आप देखते हैं तो ऑड डेज निकालते हैं। ऑड डेज यहां पर देखिए भाई, ऑड डेज, ऑड डेज कैसे निकालेंगे जरा उसको समझिए। 31 को जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो 3 बचे। यहां पर 7 से भाग देंगे तो 1 बचा भाई, 7 चौक 28, बचा कितना? 1। यहां से 7 से इस 31 को भाग दिया तो कितना? 3 बचे। इसको 7 से भाग दिया तो कितना? 7 चौक 28, तो बचा कितना? 2। इसको 7 से भाग दिया तो 3। तो यहां से जब आप इनको ऐड करते हैं तो फिर दोबारा ये जो वैल्यू आती है मोर देन 7 आती है। तो कितना है? 3 और 1 4, 3 7 और 2 9 और 3 12। तो यहां से आया भी 12। क्लियर? लेकिन ये जो वैल्यू आई है अभी भी मोर देन 7 है, तो 7 से बड़ी है तो दोबारा डिवाइड कर दीजिए। तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, तो बचा कितना भाई? 5। तो करेक्ट आंसर आता है हमारा 5। तो एक्स्ट्रा डेज जो ऑड डेज होंगे वो 5 होंगे। तो करेक्ट आंसर इज 5। तो 5 ऑड डेज होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है जरा उसको समझिए। उसने कहा एक शॉपकीपर है, अलाउ डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ 20%। उसने कहा एक शॉपकीपर है, वो 20% का डिस्काउंट अलाउ करता है ऑन द सेल ऑफ क्लॉथ फॉर चिल्ड्रन एंड यू अर्न प्रॉफिट 30%, और 30% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा है कि जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक शॉपकीपर है, वो 20% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट की तो परसेंटेज हमारी कितनी है? डिस्काउंट परसेंटेज है हमारी, वो कितना है भी? 20%। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20%। और प्रॉफिट की परसेंटेज कितना है? वो हमारा 30% है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 30% है। तो आपसे पूछा है कि एमआरपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है। एमआरपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है? तो एमआरपी अपॉन में सीपी, वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो सिंपल सा, मैंने कई बार आपको ये फॉर्मूला लिखाया है। वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई? 30। 100 प्लस 30 अपॉन में 100 माइनस कितना भाई? 20। तो ऊपर कितना आ जाता है? 130 अपॉन में कितना? 80। अब यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बता रहा है? ये रेशो बता रहा है किसमें? एमआरपी और सीपी में रेशो बता रहा है कि जब एमआरपी 13 रुपीज है तो सीपी कितना है? 8 है। अब उसने पूछा कि एमआरपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं भाई 5 ज्यादा है ना। यहाँ पर 13 एमआरपी है तो 8 सीपी है, तो ज्यादा कितना है भाई? 5। तो 5 ज्यादा है, तो हमें परसेंटेज भी बताना है। तो 5 जो है वो 8 का कितना परसेंट है? 5 8 का कितना परसेंट है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 48, तो 6 वाला ये वाला आंसर आ जाएगा कितना भाई? 62.50 जो होगा इतना परसेंट वो ज्यादा है। तो एमआरपी सीपी से 62.50% ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चले भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। अब इसने क्या कहा भी? एक मिक्सचर है जिसमें
उसने लिखा है इन व्हाट रेशियो ए मिक्सचर ऑफ कॉस्ट प्राइस 120 rupees per kg should be mixed with other mixture of cost price 150 rupees per kg so that when the resulting mixture is sold at the rate of 194.40 rupees per kg, what is the gain? And there is gain of 20%. उसने ये कहा कि भी दो तरह के मिक्सचर हैं। देखो एक है हमारा मिक्सचर 1 और दूसरा है मिक्सचर 2। पहले वाले मिक्सचर का रेट है 192, दूसरे वाले मिक्सचर का रेट है 150। अब इनको मिक्स तो कर दिया, अब मिक्स करने के बाद इनको मिलाने के बाद अब जो मिक्सचर बना, नया जो मिक्सचर बना उसको बेच दिया गया। मान लो उसका कॉस्ट प्राइस एक्स था, एक मिनट के लिए अभी एक्स मान लेते हैं। ये यहाँ पर जो मिक्सचर नया बन के आया है उसका कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया एक्स है, लेकिन उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा और कितने में बेचा हुई 194.40। तो इसका मीनिंग एक्स का डायरेक्ट 120% जो मिक्सचर है, जो हमारा मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया एक्स है, उसका 120%, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 120% वो कितने के बराबर होगा? वो बराबर होगा 194.40 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 194.40 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई 120। क्लियर है? पॉइंट हटाया तो यहां से कितना भाई ये 100 आया, यहां से 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये कितनी बार 12 कम 12 कितनी बार यहां से बचा कितना भाई 7, 5 72, 2 12 दूनी 24, तो 162 आया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, इट मींस दो अलग अलग मिक्सचर थे उनको मिक्स किया और उस जो मिक्स किया है उस मिक्सचर का नया जो मिक्सचर बना उसका जो कॉस्ट प्राइस है 162 है। तो आपसे बस यही पूछा था किस रेशो में हम मिलाएंगे। तो एलिगेशन हम लगा सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाता है, आप कहेंगे सर 30 आएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा 12, तो 6 से 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो रेशो क्या आ गया 2:5। तो दोनों मिक्सचर को हमने किस रेशो में मिलाया है 2:5 के रेशो में मिलाया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए ये वाले क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा ये डाटा दिया गया है और इसका हमें मीडियन फाइंड करना है, माध्यिका बतानी है। कभी भी मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। किसमें अरेंज कीजिए? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा भाई -3, फिर एक और है भाई -3 हमारे पास, एक और है तो फिर -3, फिर -3 के बाद क्या आ जाएगा भाई -1, -1 के बाद आएगा भाई हमारे पास 0, 0 के बाद आएगा -1 के बाद क्या है भाई 0, 0 के बाद आएगा भाई 0 से बड़ा क्या है यहाँ पर 2 है, और 2 कितनी बार आया भाई 3 बार आया है, तो 2 को लिख लेंगे 3 बार, 2 2 2 2 के बाद उसके बाद नंबर क्या है भाई 5, तो 5 5 5, फिर इसके बाद 5 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो एक बार और लिख लेंगे भाई 5, और फिर यहाँ पर देखते हैं भाई बचा क्या है हमारे पास 6, और 6 कितनी बार है भाई 3 बार, तो 6 6 और 6। ठीक है, सबसे पहले जब कभी भी आपको मीडियन फाइंड करना होगी, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस डाटा को अरेंज कीजिए, और वो भी कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद आप ये देखिए कि भाई पहले तो ये देखिए वो जो डाटा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने। इट मींस यदि मैं इनको काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये टोटल है 40। कितने भी 40। अब इसमें क्या कैसे निकालेंगे इनका? यदि मुझे मीडियन निकालना है तो इसका हाफ, 14 का हाफ कितना 7, और इससे नेक्स्ट डाटा क्या होगा 8। 7th और 8 डाटा को देखो भाई, 7th डाटा कौन सा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7th ये है, 8th ये है, तो इन दोनों का आप एवरेज निकाल दो, इन दोनों का मीन। तो यहां से 2 + 5 अपॉन में कितना 2, दैट इज कितना है अभी 3.5। तो इनका जो मीडियन हो जाएगा वो कितना होगा 3.5 इनका मीडियन हो जाएगा। तो बात समझ में आती है। तो भाई पहले सबसे पहला काम क्या है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये देखिए हमारा डाटा कितने हैं, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें। यदि इवन है, ध्यान से सुनना,
यदि इवन है तो आपको क्या करना होगा, जैसे 14 क्या थे, 14 क्या है, एक इवन नंबर है, उसका जस्ट हाफ, 14 का हाफ होता है भाई 7, तो 7th पोजीशन पर कौन सा डाटा है, और 7 के बाद नेक्स्ट 8th पोजीशन पर कौन सा है, उनका मीन ले लीजिए। बाई चांस यहाँ पर 13th होते तो मिडिल में आप देखिए कौन सी आ रही है, मिडिल में कौन सा आ रहा है, इट मींस मिडिल में कैसे कि भाई 6 एक्साइड में जो 7th डाटा होगा वही इसका मीडियन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इवन थे तो इसलिए हमने क्या किया कि इसका हाफ 14 का हाफ 7th, तो 7th पोजीशन पर देखिए 2 है, और नेक्स्ट क्या है 8 पोजीशन पर कौन है 5, तो उन दोनों का मीन, तो 2 + 5 का मीन यदि मैं लूंगा, 2 और 5 का मीन है यदि हम लेते हैं तो 3.5, तो इनका जो मीडियन आएगा वो कितना होगा, 3.5 इनका मीडियन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। अगला देखिए, आपसे ये कहा गया है अभी y/z, y/z इक्वल टू कितना है भाई 1/3, और आपसे पूछा है y³ + z³ अपॉन में y³ - z³ की वैल्यू क्या होगी। बेटा आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, देखो yz ऊपर भी है yz नीचे भी है, तो डायरेक्ट आप y की जगह 1 पुट कर दीजिए, z की जगह 3, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 z की जगह 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27। क्लियर? अपॉन में यहाँ से 1 का क्यूब 1 - 27, तो ऊपर आया भाई 28, यहाँ पर 20 माइनस का 26, 2 से कैंसिल हुआ तो -14 अपॉन में कितना 13, तो करेक्ट आंसर इज -14 अपॉन में 13, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 99 35/36 × 72, ये आपको दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले बेटा ये देखिए ये क्या चीज है, ये है मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 99 + 35/36 × 72, हाँ या ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इस 72 के मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो 99 × 72 + 35 × 72 अपॉन में कितना भाई 36, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 70 तो यहां से आ गया। अब यहां पर भी प्रॉब्लम होगी बच्चों को, तो 99 को क्या लिख सकते हो 100 - 1 × 72 इक्वल टू कितना, 1 + 70, यही है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 - 72 और प्लस कितना भाई 70। तो कहने का मीनिंग ये है इसमें से -2 और करना है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 7198 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है 7198 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो भाई ऐसे आपको ब्रेक कर लेना है। यदि लग रहा है कि यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये बताना है कि √3√16 इज एन इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर या प्राइम नंबर। ये क्या है ये आपको बताना है। देखो लिखा क्या है, पहली चीज तो देखो 3√16, √16 है ना, और 16 का रूट होता है 4, तो 3 × 4 दैट इज 12, तो 12 आया। तो 12 जो है हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या है, एक इंटीजर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा राधा एंड रानी स्टार्टेड रनिंग अराउंड 800 मीटर अलोंग सर्कुलर पाथ एट द सेम टाइम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन at the speed of 8 meter per second and 2 meter per second respectively. Whenever they meet each other, Radha's speed gets half and Rani's speed gets double. जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं तो राधा अपनी स्पीड को हाफ कर देती है और रानी स्पीड को डबल कर देती है। तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार कब मिले। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा यहां से लॉजिक समझिए पहले। ये हमारा सर्कुलर पाथ है। अब
मान लेते हैं एक इधर दौड़ना शुरू करता है, एक इधर दौड़ना शुरू करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, और मान लेते हैं पहली बार ये यहां मिले, तो इसका मीनिंग दोनों ने मिलकर कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, दोनों ने मिलकर डिस्टेंस देखे कितने किए। यहां से यदि आप देखें तो एक ने इधर चला, एक इधर चला, तो एक सर्कल तो कंप्लीट हो गया। और सर्कल कंप्लीट होने का मीनिंग है पहली बार जब मिले होंगे तो दोनों ने मिलकर, दोनों की बात कर रहा हूं, अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों ने मिलकर, राधा और रानी ने मिलकर टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो 800 मीटर की होगी। इसी तरह दूसरी बार भी जब वो मिलेंगे तो दोबारा फिर 800 मीटर कवर करेंगे। तीसरी बार भी जब मिलेंगे तब दोबारा भी, तीसरी बार भी वो 800 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। ये बात तो क्लियर होगी। अब रही बात स्पीड की, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पहली कंडीशन में यहां पर राधा की स्पीड कितनी है, 8, और रानी की है 2। राधा की 8 है और रानी की 2 है। पहली बार मिले, अब जब दूसरी बार मिलेंगे तो राधा की स्पीड क्या हो जाएगी, हाफ, तो 8 का हाफ हो गया भाई 4, और रानी की स्पीड हो गई डबल, तो 2 का डबल कितना हो गया भाई 4 हो गया। अब जब तीसरी बार मिलेंगे तो फिर राधा अपनी स्पीड को फिर आप करेगी, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, और रानी अपनी स्पीड को क्या करेगी डबल, तो 4 का दुगना कितना हो गया भाई 8। ये हमारी स्पीड आ गई है, ठीक है ना, ये स्पीड हो गई। अब यदि मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा भाई, टाइम मिल जाएगा। तो यहां ये 10 हो गया, 10 से ये, तो इसका मैंने 80 बार गए, 80 सेकेंड। दूसरी बार यहां पर कितना भाई 100, तीसरी बार फिर देखें तो फिर 80, तो टोटल टाइम कितना आया 80 प्लस 100 प्लस 80, और दैट इज आंसर इज 260 इज द करेक्ट आंसर। तो 260 सेकंड के बाद वो तीसरी बार मिलेगी, तो करेक्ट आंसर इज 260 इज द करेक्ट आंसर। 260 सेकंड के बाद वो मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्या है, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। इसने लिखा है एक कंपनी है, एक कंपनी केवल वीक में 6 दिन काम करती है, एक कंपनी वीक में केवल 6 दिन काम करती है और 2 कॉन्सेक्यूटिव वीक वो काम करती है, और पहले वीक में वो 3000 रुपए देती है और दूसरे वीक में 3060 रुपए देती है। लेकिन पहले वीक में जो काम कर रहे हैं वो 10 आदमी और 8 महिलाएं हैं, और जो दूसरे वीक में काम कर रहे हैं 12 आदमी और 6 महिलाएं काम कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि ईच मेल और ईच फीमेल को एक दिन में कितना पे किया गया है, ये आपको बताना है। क्लियर? हाँ। अब एक बात बताइए, पर डे के हिसाब से हमें बताना है। अब यहां से देखिए बेटा, सबसे पहला काम क्या है जरा उसको समझिए। हमें पता है भाई 6 दिन काम कर रहे हो, वो 6 दिन काम किया और 6 दिन के पहले 6 दिन के वो दे रहा है भाई 3000 रुपए। तो एक दिन के कितने दिए होंगे भाई, 500 रुपए। सिंपल सी बात है ना भाई, पूरे वीक के फर्स्ट वीक के 3000 रुपए हैं और वीक में 6 दिन काम कर रहे हैं, तो 6 से भाग दिया तो एक दिन के कितने भाई 500 रुपए। अब ये 500 रुपए किसे मिले होंगे भाई, 10 आदमी और 8 महिलाओं को, 10 मैन और 8 वुमेन को कितना भी 500 रुपए। ये बात क्लियर है, एक दिन का आ गया। अब रही बात दूसरे वीक में 3060 रुपए, तो एक दिन में कितना भाई 3060 रुपए है, और एक दिन में डिवाइडेड बाय 6 तो कितना भाई 510 रुपए, 510 रुपए। और लेकिन ये दूसरे वीक में काम कौन कर रहा था भाई, 12 आदमी है और 6 महिलाएं हैं, वो कितने भाई 510 रुपए। अब आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है भाई, आप इनको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो। आप यहाँ से इनको डायरेक्ट इनका कोफिशिएंट है या तो मैन का या वुमेन का, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना लेना है। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका क्या है, तो एक बात सोचो, मैं क्या कर रहा हूं यहां से, यदि मैं एक बात नोट करता हूं कि 10 आदमी थे, पहले वीक 10 थे, दूसरे वीक 12 थे, तो कितने आदमी बढ़े, आप कहेंगे सर 2 आदमी बढ़े। यहां से पहले वीक महिलाएं थी 8, अब कितनी है 6, तो 2 महिलाएं कम हो गई, तो 2 मैन इंक्रीज हुए -2 वुमेन हुई, तो यहां पर जो अमाउंट है वो कितने रुपए बढ़ा भी, 10 रुपए बढ़ा। तो यहां से मैन माइनस वुमेन इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैन को जो मिल रहे हैं, एक आदमी को जो मिल रहे हैं, एक महिला से 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अब चाहो तो किसी के साथ आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो
यहाँ से कोफिशिएंट किसी का भी आप बराबर कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मान लेते हैं अब यहाँ से इसी का कोफिशिएंट, यहाँ पर देखो दूसरी वाली क्वेश्चन में वुमेन का कोफिशिएंट W का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 बना लेते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 मैन माइनस 6 वुमेन इक्वल टू 6 पंजे 30, 30 हुआ। और हमें पता है 12 मैन और प्लस 6 वुमेन इक्वल टू कितना भी 510 है। इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 18 मैन इक्वल टू कितना है अभी 540। तो मैन की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इसका मैंने एक आदमी को 30 रुपए मिल रहे हैं। और हमें यहां से पता चल रहा था मैन माइनस वुमेन इक्वल टू 5। तो मैन को वुमेन से 5 रुपए ज्यादा, तो वुमेन को कितने भाई 25 रुपए, ठीक है ना। मैन को वुमेन से 5 रुपए ज्यादा थे, तो इसका मीन वुमेन को मैन से 5 रुपए कम। तो वुमेन को 25 रुपए, मैन को 30 रुपए। 30 और 25 ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब उसने क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन है। उसने कहा P जो है, P क्यू आर सर्टेन इंटीजर्स, P क्यू आर क्या है, कुछ सर्टेन इंटीजर है। R क्या है हमारा, R क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर, R क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। और P एंड Q जो है, P भी और Q भी, वो दोनों क्या है पॉजिटिव ओड इंटीजर है। इट मींस वो ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। अब देखिए यदि मैं पहली की बात करता हूं, अब यदि हमारा एक ही तो गलत होगा, हमें वो पता चल गया, तो बस बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं। यदि मैं पहले को चेक करता हूं, फर्स्ट वन, पहले ऑप्शन को चेक करता हूं, तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, देखिए Q माइनस P माइनस R। अब Q क्या है, Q है हमारा ओड नंबर, ध्यान देना इस बात पर। Q क्या है हमारा, Q क्या है हमारा ओड नंबर है, एक ओड नंबर इनटू P क्या है, P भी ओड, R क्या है इवन है। अब एक बात बताओ, यदि ओड में से इवन को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, जरा ध्यान देना। कोई भी ओड नंबर ले लीजिए, मान लिया 3 है, उसमें से इवन 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, आप कहेंगे सर 1 बचा। या 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है ना। या आप कुछ भी देखिए, यहां से आप कुछ भी देखिए, या 5 है ओड है, उसमें से इवन नंबर 2 माइनस करेंगे तो क्या आया 3 आया। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो ओड है, और ओड में ओड की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड इंटू ओड, ओड की ओड में मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 3 इंटू 5 15, वो भी ओड आया। 1 इंटू 3 दोनों ओड है, वो भी ओड आएगा। अब यहां से 5 इंटू 7 कितना 35, वो भी क्या है ओड। तो रिजल्ट क्या बनता है, ओड आता है, वो क्या आता है ओड। और यहाँ पर क्या लिखा है ओड इंटीजर, तो इसका रिजल्ट ओड इंटीजर, तो ये तो ट्रू हो गया, बिल्कुल सही बात होगी, ये क्या है ट्रू आ गया, क्लियर। अब दूसरा, इसका मीन ये तो ट्रू है, अब लेकिन हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। दूसरा हम देखें तो दूसरे में लिखा है P माइनस R का स्क्वायर। P क्या है हमारा ओड है, माइनस R क्या है इवन है, और उसका हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर। अब ओड माइनस इवन क्या होगा भाई, ओड, ओड का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो ओड नंबर का स्क्वायर यदि आप देखें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो हम ये देख रहे हैं किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है ओड ही आता है, लेकिन इसने कहा कि वो इवन इंटीजर होगा, तो ये वाला क्या है गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो हमें यही बताना था इनमें से गलत कौन सा है, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि गलत बताना था और हमें पता चल गया जो सेकंड ऑप्शन है वही गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5/8 एंड लेस देन 6/7। कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 5/8 से तो बड़ा है और 6/7 से क्या है छोटा है। अब आप ये बताइए 5/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 पंजे 40 और 8 6 48, 0.6 समथिंग आएगा, 0.6 समथिंग आएगा, 0.6 के अराउंड आएगा। यहां से
7 8 जा 56, तो 0.8 के करीब 6/7 जो आया वो 0.8 के करीब आया। तो हमें ऐसा नंबर इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो इनके बीच में लाई करता है, इट मींस 0.8 और 0.6 और 0.8 के बीच में लाई करता है, वो हमें बताना है। अब देखो इसकी वैल्यू तो बनती है कितना 0.3333, तो ये तो नहीं हो सकता, तो पहला तो गलत है। 3/5, 3 को यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 0.6 आता है, 0.6, लेकिन ये वाली वैल्यू 0.6 से थोड़ा सा ज्यादा है। देखो यहां से कितना बनता है, 8 6 48, 8 48, बचा कितना 2, 8 2 16, 0.62 के समथिंग, लेकिन यहाँ पर 0.60 एग्जैक्ट आता है, तो ये वाला भी नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखो 4/7, 7 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे 7 5 जा 35, बचा फिर 5, 7 7 जा 49, क्लियर है ना। तो यहां से 0.57 जो कि इससे लेस देन है, तो राइट आंसर कौन सा बचा भाई 5/7। 5/7 ये देखो यदि आप इसको सॉल्व भी करते हो तो 7 से इसको भाग देंगे, 7 7 जा 49, बचा कितना भाई 0.7, जैसे ही दिखाई दिया तो 0.7, 0.62 और 0.8 वाली रेंज इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो राइट आंसर इज 5/7 इज द करेक्ट आंसर। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज 5/7। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अगला देखिए भी, उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे ये कहा है if the sum of 3150 is invested at the compound interest for 2 years at the rate of 4% per annum and interest is compounded annually, what will be the amount received? अमाउंट कितनी रिसीव होगी ये हमें बताना है। भाई इस वैल्यू को थोड़ा सा सही करो, ये 2 इयर्स ना होकर 2.5, थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं इसको, 2.5 इयर्स, 2.5 इयर्स है, 2 साल नहीं है, 2.5 साल कर दीजिए इसको, 2.5 साल। अब लेकिन उसने कहा कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड क्या है एनुअली है, तो आपसे बस ये पूछा है कि बताइए कि 2.5 साल के बाद कितनी अमाउंट रिसीव होगी। देखो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान सा तरीका है। मैं जब 2.5 साल पूछा है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो पहले तो देखो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4% है, तो 4% का 4/100, या आप कह सकते हैं 1/25, 1/25। तो यदि मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं तो पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशो होगा भाई, यदि प्रिंसिपल हमारा 25 है तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 26 अमाउंट हो गया भाई 26, तो 25 से 26 पहले साल जो हुआ 25 से 26 हुआ। यदि मैं सेकंड ईयर की बात करता हूं तो सेकंड ईयर भी इसी सेम रेशो में बढ़ेगा, कितना भाई 25 से कितना भाई 25 से कितना 26, 25 से 26। अभी तक यहां पर 2 साल तो हो गए, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 2.5 साल का है, तो आधा साल हो गया, तो आधा साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हुआ तो इसका हम क्या करेंगे कि भाई 4 का कितना, 4 का हाफ कितना होता है 2, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2%, और 2% का मीनिंग हो गया भाई 1/50। तो जो आधा साल है, हाफ ईयर है, उसमें किस रेशो में 50 से कितना भाई 50 से कितना भाई 50। तो बात समझ में आती है। तो यहां से आप यदि आप देखते हैं तो इधर हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा और इधर डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, और उसका रेशो में मिल जाएगा, उसका रेशो में मिल जाएगा। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट से प्रिंसिपल और इनकी प्रोडक्ट से अमाउंट। तो मैं डायरेक्ट पूरी मल्टीप्लीकेशन ना कर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो 25 × 25 × 50। ध्यान दो बेटा, कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। यहां पर ये प्रिंसिपल है, लेकिन वहां पर प्रिंसिपल कितना दिया अभी 3125, वो किसके बराबर है 3125 के बराबर है। तो आपसे पूछा है ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कहने का मीनिंग ये है। तो 26 × 26 × 51 किसके बराबर होगा, तो वो होगा 3125 × 26 × 26 × 51 अपॉन में यहाँ पर कितना भी 25 × 25 × 50। ऐसा कुछ समझ में आता है, क्लियर है। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 बार कैंसिल, और 5 से 5 × 20, 5 × 10, 5 × 25, फिर 5 से ये कितनी बार भाई या फिर
25 से 25 बार कैंसिल, 25 से 25 बार कैंसिल, और इस 5 से 5 बार कैंसिल, 5 से 10 बार कैंसिल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 6 36, तो लास्ट में 06 वाला आएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, यही वाला, इसी में लास्ट में 06 है। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना भी, 333447.60 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे किया मैंने, यूनिट डिजिट का यूज कर लिया। 6 into 6 36, लास्ट में 6 बना, 6 into 1 कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मीनिंग 06 हमारा बनना चाहिए, लास्ट में 06, और 06 लास्ट में इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इसने कहा आमिर टेक 4 आवर मोर देन सलमान। आमिर जो है वो सलमान से 4 घंटे ज्यादा लेता है इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। मैं इसने कहा 60 किलोमीटर यदि हम वो चले तो आमिर जो है वो सलमान से 4 घंटे ज्यादा लेता है। अब यदि आमिर अपनी स्पीड को डबल कर दे, आमिर ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो वो 2 घंटे कम लेता है, सलमान से 2 घंटे कम लेता है। तो बताइए कि स्पीड ऑफ आमिर, आमिर की स्पीड कितनी है ये आपको बताना है। अब देखो यहां पर सलमान की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। सलमान की स्पीड क्या है, कांस्टेंट का काम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो चेंज किया गया, स्पीड जो डबल की गई है वो किसकी की गई है, आमिर की गई। तो मान लेते हैं आमिर की जो स्पीड थी वो थी कितनी भी, वो थी हमारी x। क्लियर? अब यहां पर एक आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एक याद होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है s1 इंटू s2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस यदि वहां पर देखें तो कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर। अब जो वो ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब दो अलग अलग स्पीड के कारण टाइम में जो डिफरेंस आता है तब यूज किया जाता है। अब देखो पहले क्या था, आमिर जो है वो सलमान से 4 घंटे ज्यादा ले रहा था, फिर आमिर ने अपनी स्पीड को डबल किया तो सलमान से 2 घंटे कम ले रहा है, तो सलमान तो एज ए कांस्टेंट रहा। जो चेंज किया गया, किसकी स्पीड में चेंज किया गया, वो किया गया आमिर की स्पीड में। तो हमने क्या माना कि आमिर की स्पीड थी वही x, बाद में क्या किया, उसकी स्पीड को डबल कर दिया तो 2x कर दिया। डिफरेंस यदि हम देखें तो डिफरेंस ऑफ स्पीड x और 2x का डिफरेंस होता है x हुआ। अब रही बात डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम का मीनिंग यहां पर देखिए, पहले वो सलमान से, मान लेते हैं सलमान से 7 बजे पहुंचता था, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, सलमान 7 बजे पहुंचता था तो वो 4 घंटे ज्यादा, तो 7 और 4 11 बजे पहुंचता होगा। क्लियर? अब जब उसने ही, आमिर ने जैसे ही अपनी स्पीड को डबल किया तो 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, तो इसका मीनिंग 7 से 2 घंटे पहले तो 5। अब जरा देखना कि इसका मीनिंग पहले वाले केस में वो यदि 11 बजे पहुंचता था तो दूसरे वाले केस में वो 5 बजे पहुंचा है, तो कितने घंटे का फर्क आ गया भाई, 6 घंटे। तो दोनों टाइम में, टाइम का जो डिफरेंस हुआ वो 6 आ रहा है, तो 6 आवर, तो घंटे में ही दिया है तो 6 आवर। अब 6 से ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, और यहां से x से x कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारा 5। तो आप कह सकते हैं कि जो आमिर है, आमिर की जो स्पीड है वो कितनी थी भाई, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। इसने कहा इन व्हाट रेशियो द वैरायटीज ऑफ व्हीट प्राइस 6.80 rupees per kg with mix another variety of wheat price 9.80 rupees per kg so that the price of the resulting mixture be 9 rupees per kg। देखो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, दो तरह की वैरायटी है, V1 और V2 डाल देते हैं, दो तरह की वैरायटी है। एक वैरायटी का रेट है 8.30 रुपीज, दूसरी वैरायटी का रेट है 9.80 रुपीज। इनको मिक्स किया तो मिक्स करके जो रिजल्टिंग वैरायटी आ रही है उसका रेट है 9 रुपीज। तो एलिगेशन लगा दो डायरेक्ट, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा 0.80, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 0.70। तो यहां से जो रेशो बना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहां से जो रेशो बना वो कितना रेशो बना, 8:7 का रेशो आया। तो दोनों वैरायटी को हमने किस रेशो मिलाया, 8:7 की रेशो में हमने मिलाया। तो करेक्ट आंसर इज 8:7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
इसने कहा कि भी यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी और डी। अब पहले वाले कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए भी? 420 मार्क्स आए आउट ऑफ 560, 420 मार्क्स आए आउट ऑफ 560। दूसरे वाले के 560 आउट ऑफ कितना? 720। और तीसरे वाले के कितने आए भी? तीसरे वाले के जो आए हैं वो आए हैं हमारे 415 आउट ऑफ 500। और फोर्थ स्टूडेंट के आए हैं 485 आउट ऑफ 650। तो आपको बस यही बताना है कि भाई किसके मार्क्स ज्यादा हैं, किसके मार्क्स परसेंटेज में देखें तो किसके मार्क्स, दूसरे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, ये आपको बताना है। अब देखो भाई ए की यदि बात करता हूं, ए के मार्क्स कितने हैं? 420 है आउट ऑफ कितना भी? 560। ठीक है ना। अब यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो रेशो क्या बनता है भाई? यहां से देखें तो 6 7 42, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, या 14 से भी कैंसिल हो जाएगा, 14 3 42, 14 4 56। तो इसका मीनिंग 3/4 फ्रैक्शन हमें ये बता रहा है कि एग्जैक्ट 75% मार्क्स आए हैं। दूसरे वाला बी की यदि हम बात करते हैं तो बी के 560 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ कितना भाई? 720। 560 आउट ऑफ कितना भाई? 720। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना भाई? 18 3 54 और 18 4 72, लेकिन यहाँ पर 56 है ना, तो पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3/4 से ये जो फ्रैक्शन बन के आ रहा है 3/4 से अबव हो जा रहा है। तो इसका मीनिंग ये वाला आया, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 75% मैं कह सकता हूँ, ग्रेटर देन 75%। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, 3 टाइम्स ना कैंसिल होगा, 3 पॉइंट समथिंग में जा रहा है, 3 पॉइंट समथिंग जा रहा है। क्लियर है ना। और जब 3 पॉइंट समथिंग जा रहा है तो 3.1 के करीब 3.1 अपॉन में 4, तो इसका मीनिंग 75% से ज्यादा हो गया। तीसरा यदि हम देखते हैं, तीसरे में कितना भी 415 अपॉन में कितना भी 500, तो डायरेक्ट आप यहां पर देखें तो कितना परसेंट आ रहा है? ये डायरेक्ट आप कहेंगे सर 83% आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 83% है। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है ना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 5 8 40, 5 से 15 और यहाँ से 100, तो इसका मीनिंग 100 में से 83 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग 83% हो गए। डी वाले के जो डी है वो कितना भी? 485 अपॉन में कितना भी? 650, 485 अपॉन में 650, ये है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना, ये कितना परसेंट के करीब आता है, जरा उसको देख लेते हैं। 5 से इसको करें, 5 से करेंगे तो 13 बार, ये आ गया 130। 5 से करेंगे 5 × 45 और बचा कितना भी? 3, 5 से 35। क्लियर है। इसको और यदि हम सॉल्व करते हैं तो और सॉल्व करते हैं तो कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये लगभग इंटू 100, यदि मैं देखता हूं कि 3/4 से ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है, इसको टारगेट कर लेते हैं। ठीक है ना। इसको यदि हम देखें तो इसका आधा कितना हुआ? इसको फोर्थ पार्ट कितना हुआ? इसका फोर्थ पार्ट होगा 3/4 यदि हम निकालते हैं, 13 3 39, 390 अपॉन में 4, तो 4 से 4 × 36 और 3 30, 4 से 28, 97 पॉइंट समथिंग जाता है। इसका मीनिंग इसका 3/4 इससे ज्यादा जाता है, तो इसका मीनिंग ये लेस है, किससे? 75% से लेस है। ये क्या है? 75% से लेस है। तो भाई मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने पूरा सॉल्व ना करके, मैंने ये देखा कि यदि डिनोमिनेटर भाई हमारा 130 है, न्यूमरेटर है 97, तो जो ये 97 है इसके 3/4 से कम है या ज्यादा है? 3/4 का मीनिंग इसके 75% से ज्यादा है या कम है? तो 97 जो आ रहा है वो कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही 97 पॉइंट समथिंग आ रही थी, लेकिन ये तो 97 है, तो इसका मीनिंग इसके 3/4 से ये क्या है? कम है। और जब ये 3/4 से कम है तो इसका मीनिंग लेस देन क्या है? 75%। तो सबसे ज्यादा मार्क्स तो आए भी सी के। अब फिर हमसे पूछा गया तो सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट पर 75% से ज्यादा, थोड़े से ज्यादा किसके आ रहे हैं? बी के। तो करेक्ट आंसर जो आ रहा है भी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इट मींस
बी जो स्टूडेंट है उसके, बी जो कैंडिडेट है उसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, भी चिंटू है, चिंटू ने घर बनवाने के लिए एक जमीन ली, ठीक है ना। अब जो जमीन है, लैंड है, वो किस, उसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी डायमेंशन लेंथ है उसकी भाई कितना 49 मीटर एंड विड्थ है कितना भाई 46 मीटर। अब हुआ क्या, उसने इसमें एक पहला स्टेप क्या किया कि इसने एक पहले कदम में के रूप में उसने उसमें एक कुआं खोदा गया। जो कुआं खोदा गया है उसकी जो रेडियस है, उस कुएं की जो रेडियस है वो 7 मीटर है। अब कितनी गहराई का खोदा गया भी 40 मीटर गहरा खोदा, 40 मीटर गहरा कुआं खोदा गया और उसकी रेडियस कितनी थी 7 मीटर। और उससे जो मिट्टी निकली उसको बाकी पार्ट में यहाँ पर बिछा दिया गया। तो आपसे बस ये पूछा गया है कि जो ये पार्ट है इसका लेवल कितना बढ़ जाएगा। इट मीन्स जो ये पहले जो प्लॉट था, जो भूमि थी, उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, ये आपसे पूछा है, उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। अब देखो पहली चीज, यहां से मिट्टी कितनी निकलेगी, वो उस मिट्टी का वॉल्यूम और इस पार्ट में जो फैलाया गया है, जितना ऊंचा उठा उस पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो मिट्टी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब ये मिट्टी हमने किससे निकाली, इस कुएं से, और कुआं किस शेप का है, सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7। आर कितना है, रेडियस कितनी है उसकी 7 और हाइट कितनी है अभी 40। ये वो मिट्टी हो गई। अब इस मिट्टी को फैलाया गया यहाँ पर। अब यहाँ में इस पार्ट को छोड़ के, क्योंकि ये तो कुआं है, तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कभी भी देखो यदि हमारे ऐसी 3D फिगर जिसका बेस और टॉप एक जैसा हो तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस, इस बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेस में हमारा एक तो ये हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का इस प्लॉट का एरिया 49 इंटू 46। उसमें से हम इस सर्कल का एरिया, इट मींस जो ये कुआं खोदा गया है इसका पार्ट हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से तो मिट्टी निकाली गई है, यहाँ पर तो फैलाई नहीं जाएगी। तो इस सर्कुलर पार्ट का हम एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7, आर स्क्वायर इसकी रेडियस थी 7, तो 7 इंटू 7 और इंटू कितना भाई h, ये तो एरिया आ गया, इंटू h करेंगे तो वो ये इसकी हाइट हो जाएगी जितनी ऊंचाई तक वो मिट्टी फैल रही है। क्लियर है, यहां से इससे ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो यहां पर आ गया भाई 880 आ गया, इक्वल टू इनकी प्रोडक्ट करेंगे 49 और 46 की प्रोडक्ट कर दीजिए। 49 और 46 की यदि आप प्रोडक्ट करेंगे यहां से 50 टाइम्स होगा तो कितना 2 3, तो यहां से आ जाएगा 2254 माइनस इससे कैंसिल -154 इंटू कितना भी h इंटू h। कई बात समझ में आती है। यहां पर एक 7 छूट गया भाई, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना, एक 7 यहां से छूट गया, इंटू 7 और कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2100 इंटू h इक्वल टू कितना 7 इंटू 880। क्लियर है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो h है हमारे पास यहाँ पर h इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 880 अपॉन में 2100। इससे ये कैंसिल हुआ, 7 से 21 30 बार कैंसिल। तो 88 को जब मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कितना, ऑप्शन नंबर 1। तो करेक्ट आंसर इज 2.933 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर, तो राइट आंसर इज दिस वन। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई एक हॉस्टल में 50 स्टूडेंट, एक छात्रावास है जिसमें 50 स्टूडेंट हैं। अब उसने कहा कि यदि 10 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो पर डे का जो खर्चा है, मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 40 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है ना। और पर स्टूडेंट का एवरेज जो खर्चा है पर स्टूडेंट का वो 4 रुपए कम हो जाता है। तो एवरेज मेंटेनेंस चार्ज पर स्टूडेंट डिक्रीज बाय 4।
एक जो स्टूडेंट है उसका 4 रुपए कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल 40 रुपए बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है व्हाट आर द ओरिजिनल मेंटेनेंस चार्ज पर डे ऑफ द हॉस्टल। तो हॉस्टल का पर डे का मेंटेनेंस चार्ज कितना था ये आपको बताना है। एक बात समझते ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। क्या भी यहां से यदि मैं आपसे ये कहता हूं यहां पर स्टूडेंट, अब यहां से पर डे पर स्टूडेंट चार्ज वो कितना, और यहां से टोटल चार्ज हम ऐसे लिख देते हैं। अब यहां से देखो, मान लेते हैं 50 स्टूडेंट थे, पर डे एक दिन का एक स्टूडेंट का x रुपए खर्च हुआ करते थे। जो मेंटेनेंस चार्ज था एक का x रुपए था, एक स्टूडेंट का पर डे का, पर स्टूडेंट पर डे, ठीक है ना, ठीक है, वो कितना था x रुपए था। तो टोटल खर्चा कितना हो गया भाई 50x। तो टोटल खर्चा कितना हो गया भाई 50x हुआ। अब क्या हुआ 10 स्टूडेंट आ गए, 10 स्टूडेंट आने के बाद अब टोटल स्टूडेंट हो गए 60। अब स्टूडेंट हो गए 60, तो अब पर स्टूडेंट का 4 रुपए कम हो गया, तो अब खर्चा x - 4 हो गया। क्लियर है। और यहां से हम करेंगे तो 60 × x - 4 ये टोटल खर्चा होना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि ये जो है वो पहले से कितना इंक्रीज हो गया, 40 रुपये इंक्रीज हो गया। 40 रुपये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 50x + 40 इक्वल टू कितना आया अभी 60x - 4। यहां से सॉल्व करते हैं तो 60x - 6 = 24, 240 इक्वल टू 50x + 40। क्या बात समझ में आती है। इसको इधर लेकर जाते हैं तो 10x इक्वल टू कितना आया अभी 280। तो x इक्वल टू कितना आ गया 28। x की वैल्यू 28 आ गई। और आपको बताना क्या था कि आपको बस इतना बताना था कि टोटल चार्ज कितना है। तो वो था स्टार्टिंग में 50x, तो 50x तो 50 इंटू कितना भी 28, तो 50 इंटू 28, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1400। तो करेक्ट आंसर इज 1400, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, विच शुड एडेड टू ईच, जिसको सभी में ऐड करने पर जो रिजल्टिंग नंबर है वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनली है। उसने हमसे ये कहा है भी कि 5, 12, 29 और 57 इन सब में हम क्या ऐड करें कि ये प्रोपोर्शनली हो जाए। प्रोपोर्शनली का मीनिंग, मान लो मैंने x ऐड किया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 + x अपॉन में 12 + x का जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए 29 + x और 57 + x, ये बराबर होना चाहिए। क्लियर है ना, ये तो कहना चाहता है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग हमेशा ऑप्शन पुट करके देखिए कि क्या ऑप्शन पुट करने से रेशो सेम आ रहा है या नहीं। यदि मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूं तो 5 यदि मैं यहां पर रखूंगा तो 5 + 5 तो 10 अपॉन में कितना 17, और इसमें 5 पुट करेंगे तो 29 + 5 कितना 34 अपॉन में 5 ऐड किया तो 62। क्या ये रेशो बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहा भी। यहाँ पर 17 और यहाँ पर कितना 31, तो ये रेशो तो बराबर नहीं आ रहे, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन यदि हम देखें, दूसरा ऑप्शन इट मींस 4 पुट करते हैं तो 5 + 4 दैट इज 9 और 12 + 4 दैट इज 16। यहां से 4 ऐड करेंगे तो 33 और यहां से 4 ऐड किया तो कितना भी 61। ये रेशो भी बराबर नहीं आ रहा है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन यदि मैं पुट करता हूं 2 पुट करता हूं तो 5 + 2 7 अपॉन में कितना भी 14 और यहां से 2 31 अपॉन में कितना भी 59, तो ये रेशो भी बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर 4, इट मींस आंसर होगा 3। अब 3 पुट करने से क्या इनका रेशो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो 5 + 3 कितना हुआ, 5 + 3 हुआ हमारा 8 और 12 + 3 कितना हुआ भी 15। यहां से 29 + 3 कितना हुआ भी 32, ठीक है ना, और यहां पर +3 करेंगे तो 60। अब यहां से जब 4 से इसको डिवाइड करता हूं तो 8 बार 4 × 8 = 32, 4 से इसको करेंगे तो 15, तो रेशो आ गया ना बराबर।
रेशो क्या आ गया भाई, बराबर आ गया 8 और 15, इसमें भी 8 और 15 है। तो इसका मीनिंग x की वैल्यू जब मैं 3, इट मीन जब मैं इन सभी में 3 ऐड कर रहा हूं तो इनका रेशो क्या आ रहा है, बराबर। तो इसका मीनिंग वो वैल्यू क्या है, 3 है। इट मीन k की वैल्यू क्या है, 3 है। कि यदि मैं 3 सभी में ऐड करूंगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनली हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको समझो। इसने कहा द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द पार्टिसिपेशन इन द साइंस कांग्रेस इज 17 ईयर। अब उसने कहा कि भी विज्ञान की कांग्रेस में भाग लेने के लिए जो पंजीकृत छात्र हैं उनके समूह का औसत है भाई 17 वर्ष। यदि 10 स्टूडेंट और आ जाए जिनकी एवरेज है भाई 16, यदि वो भी ज्वाइन करते हैं तो सभी का एवरेज कितना हो जाता है, सभी स्टूडेंट का एवरेज हो जाता है कितना, 16.5। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करना। देखो भाई पहले हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट थे, ठीक है ना, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट थे, लेकिन उनका जो एवरेज था वो था 17 साल। उनका एवरेज कितना था भाई, 17 साल था। जो ज्वाइन कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे थे, ठीक है, उनका एवरेज था 17 साल। अब उसके अलावा 10 स्टूडेंट और आ जाते हैं, 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज है कितना, जिनका एवरेज है हमारा कितना भाई 16 साल। यदि वो और आ जाते हैं तो तब क्या होता है कि तब सभी का एवरेज कितना हो जाता है, सभी का एवरेज होता है कितना, 16.5 हो जाता है। तो क्या एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ से 0.5 आ गया, इसमें से इसमें माइनस किया तो ये 0.5 आया। अब ये कैंसिल हुआ 1:1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पहले रजिस्टर कर रहे थे और जो बाद में और आए थे, दोनों का रेशो 1:1 है। इट मींस बाद में कितने थे, 10 स्टूडेंट आए थे। तो इसका मीनिंग पहले भी वो कितने स्टूडेंट थे, 10। तो जो शुरुआत में रजिस्टर कर रहे थे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 10 स्टूडेंट थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 10 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। इसने कहा एक शॉपकीपर है, उसने कुछ सामान खरीदा फॉर ₹300 300 में खरीदा। इफ ही ओवरहेड एक्सपेंडिचर बी 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल गुड्स टू गेन 30%। अब देखो कहने का मीनिंग क्या है भाई, एक शॉपकीपर है, उसने सामान को खरीदा 300 रुपए में, उसके लिए शुरुआत में खर्चा था 300, लेकिन उस सामान को खरीदने के बाद भी उसका 20% का खर्चा और हो गया, 20% का खर्चा और हुआ, और 20% का खर्चा होने का मीनिंग है अब 120%, 20% और ज्यादा 120%, ये उसका खर्चा हो गया, ये टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो चाहता क्या है कि वो कितने में बेचे कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। तो इसका भी कितना, 130% डायरेक्ट ये निकाल दो, 130%। अब इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इनकी 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है ना। तो यहां से 3 into 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, 1 3 5 15 और 1 16, 1 3 कम 3 और 1 4, तो 468। यदि वो 468 का बेचेगा तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।